नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 18 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशंस एंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है ना, इंडिया के लिए क्या लेसन्स हैं, इंडिया कैसे प्रोस्पेरिटी के रास्ते पर चल सकता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशंस और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की पहली लाइन देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपीयर्स टू हैव सेट द कैट अमंग द पिजन्स येट अगेन। मतलब इस लाइन का ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे साउथ ब्लॉक में हलचल मच गई। साउथ ब्लॉक जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। ऐसा क्या बोला ट्रंप ने? ट्रंप ने यह बोला कि मेरी ना प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई जिसमें उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि हम यानी इंडिया रशिया से तेल परचेज नहीं करेगा। तो ये बात जब ट्रंप ने बोली तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में मच गई हलचल। क्यों मच गई हलचल? देखो, एक चीज सबको पता है, जब से यूक्रेन और रशिया का वार स्टार्ट हुआ है ना, तब से इंडिया तेल परचेज कर रहा है रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे, यानी सस्ता, क्योंकि और कोई रशिया का तेल परचेज कर नहीं रहा है। मतलब वेस्ट वाले जो पहले परचेज करते थे वो नहीं कर रहे हैं। इंडिया जैसे चुनिंदा देश करते हैं, जैसे चाइना। तो इंडिया तेल परचेज कर रहा है रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे, यानी सस्ते में। जब से वार स्टार्ट हुआ है, यूएसए को ये बात अच्छी नहीं लगती। यूएसए इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है, खास करके ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, कि इंडिया जो है रशिया से तेल परचेज करना बंद करें। यूएसए का आरोप यह है कि इंडिया रशिया से तेल परचेज कर रहा है तो रशिया को मिल रहा है पैसा, और उस पैसे का इस्तेमाल रशिया कर रहा है यूक्रेन वार को लड़ने के लिए। लेकिन इंडिया का यह स्टैंड है कि भैया हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे ना, हम तो अपने देश के इंटरेस्ट देखेंगे। हमारे कंज्यूमर्स को सस्ता तेल कहीं से भी मिले हम तो परचेज करेंगे। और वेस्ट जो बड़े बड़े लेक्चर्स देता है मोरालिटी के, वेस्ट खुद रशिया से तेल परचेज कर रहा है। यूएसए खुद कई सारी चीजें ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ। तब आपकी मोरालिटी कहां जाती है? आप इंडिया को लेक्चर देते हो, तब आपकी मोरालिटी कहां जाती है? तो इंडिया का ये स्टैंड है। लेकिन ट्रंप ने एक अभी जो दावा किया ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे एश्योरेंस दिया है कि हम रशिया से तेल परचेज नहीं करेंगे, तो इस मुद्दे पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का स्टैंड क्या रहा? हमारे जो स्पोक्स पर्सन है ना, उन्होंने एक बात बोली कि मुझे ऐसी कोई बातचीत के बारे में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी यूएसए के साथ में एनर्जी कोऑपरेशन को लेके बातचीत जो है वो चल रही है। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन का स्टैंड रहा। तो आप सोच के देखिए, उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। उन्होंने ना तो ट्रंप की बात पे हाँ बोला, ना ही ट्रंप की बात पे ना बोला। है वैसे ये एक प्रकार से सॉफ्ट डिनायल। इंडिया बेचारा कर भी क्या सकता है? क्यों? क्योंकि देखो, हमें है यूएसए की जरूरत। हम चाहते हैं यूएसए के साथ में जल्दी से जल्दी शॉर्ट टर्म में एक ट्रेड डील साइन हो जाए, और ट्रंप ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाले माल पर जो टैरिफ इंक्रीज किए हैं ना, वो टैरिफ हट जाएं और इंडिया से माल आसानी से जा सके यूएसए में। इंडिया ये चाहता है। तो इंडिया यूएसए को नाराज नहीं करना चाहता। तो इंडिया जाहिर तौर पे ट्रंप के दावे पर गोलमाल जवाब दे रहा है। ना तो ट्रंप को इंडिया नाराज करना चाहता और ना ही हाँ बोलना चाहता। आप बोलोगे हाँ क्यों नहीं बोलना चाहता कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी ने ये एश्योरेंस दिया है ट्रंप को। हाँ, इंडिया क्यों बोलेगा? भाई, हमें सस्ता तेल रशिया से मिल रहा है, हम खरीदेंगे। और एक तो ये बात है, हम सस्ता तेल रशिया से खरीदेंगे। दूसरी बात ये भी देखो ना, अगर इंडिया ने एश्योर कर दिया यूएसए को कि हम रशिया से तेल नहीं परचेज करेंगे, तो मतलब इंडिया एक ऐसा देश जो सुपर पावर बनना चाहता है, उसकी तो कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है। वो तो यूएसए के दबाव में आके अपने डिसीजन ले रहा है। तो इंडिया की क्या इज्जत रह जाएगी? इसलिए इंडिया बेचारा फंस जाता है। तो ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहता इंडिया। एक तरफ ना तो यूं बोल सकते कि ट्रंप झूठा है, और ना ही इंडिया यूं बोल सकता है कि ट्रंप जो कह रहा है सही कह रहा है, क्योंकि हमें हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बचानी है, हमें सस्ता तेल मिल रहा है वो भी लेना है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए इंडिया क्या करेगा?
गोलमोल जवाब देगा, गोली देगा। इंडिया ने ये पहले भी किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए कि हमने मीडिएशन करवाया है, हमने पूरी रात जाग के बातचीत की इंडिया पाकिस्तान से, तब जाके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम मीडिएशन करवा सके। उस समय भी ना इंडिया ने ट्रंप के दावे को ज़्यादा हवा नहीं दी थी, पाकिस्तान ने ज़्यादा हवा दे दी थी। पाकिस्तान तो ट्रंप का गुणगान करने लग गया था कि हाँ जी ट्रंप जी आपने शांति करवाई, हम आपको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेंगे। वो तो चापलूसी करने लग गया। बट इंडिया तो यार सेल्फ रिस्पेक्ट वाला देश है, इंडिया तो यार डिग्निटी वाला देश है। इंडिया ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो डिस्प्यूट है ये बायलैटरल डिस्प्यूट है, और ये दोनों देश मिल के सोल्व करेंगे, कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएट नहीं करेगा इन दोनों के डिस्प्यूट में। तो इसलिए इंडिया ने उस समय ट्रंप के दावे को ज़्यादा हवा नहीं दी थी, ज़्यादा भाव नहीं दिया था। तो राइटर इसके बाद ये बोलते हैं कि चलो मान लिया आप गोलमाल जवाब दे रहे हो ट्रंप के दावे के ऊपर, लेकिन आपको अपना ये स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए ना कि वास्तव में आप रशिया से तेल खरीदते रहोगे या नहीं खरीदते रहोगे। आपको अपने स्टैंड में मोरल क्लैरिटी लानी चाहिए, मोरल क्लैरिटी आपको अपने स्टैंड में लानी चाहिए। अब यहां पे देखो दो आइडियोलॉजीज हैं, मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में। दो आइडियोलॉजीज हैं, एक है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की आइडियोलॉजी देखो ये कहती है इंडिया को बनना है सुपर पावर, और कोई भी देश बिना वैल्यूज के सुपर पावर नहीं बन सकता, बिना मोरल्स के सुपर पावर नहीं बन सकता। तो इंडिया को वैल्यूज के हिसाब से हमेशा काम करना चाहिए सुपर पावर बनने के लिए। अगर इंडिया हमेशा अपना इंटरेस्ट देखेगा तो इंडिया एक बड़ा प्लेयर तो बन जाएगा, लेकिन लीडर नहीं बन पाएगा। यह है आइडियलिज्म की आइडियोलॉजी। दूसरा है रियलिज्म। रियलिज्म की आइडियोलॉजी ये बोलती है भैया आप देखो अपना फायदा, आप देखो अपना फायदा, आपको रशिया से भी फायदा लेना है, यूएसए से भी फायदा लेना है, चाइना से भी फायदा लेना है। हमें जरूरत है यूएसए की फिलहाल। क्यों जरूरत है यूएसए की? इमीडिएट खतरा हमारा है चाइना, हमारा नेबरिंग कंट्री है जिससे हमें खतरा है। 62 में वार हो चुका है, 2020 में गलवान वैली हो चुका है। तो हमें यूएसए की जरूरत है चाइना से निपटने के लिए। तो इसलिए हम यूएसए को फिलहाल नाराज नहीं कर सकते। तो इसलिए यूएसए से हमें फायदा लेना है। तो आप मोरल क्लैरिटी छोड़ो, आप ऐसी डिप्लोमेसी अपनाओ जिससे यूएसए के साथ में रिलेशन अच्छे रहें, रशिया के साथ भी अच्छे रहें, और जब तक चाइना जितना आप पावरफुल ना हो जाओ तो चाइना को भी आप मैनेज करो। ऐसा नहीं कि चाइना से भी आप दुश्मनी मोल लेके बैठ जाओ। तो ये है रियलिज्म वाली आइडियोलॉजी। तो राइटर बेशक देखो थोड़ा मोरल क्लैरिटी लाने की बात बोल सकते हैं, आइडियलिज्म की बात बोल सकते हैं, बट फॉरेन पॉलिसी में चाहिए रियलिज्म। अब आप बताओ आप किसके हिसाब से चलोगे? जब आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, फॉरेन सर्विस में जाओगे, तो आप आइडियलिज्म के हिसाब से चलना चाहोगे या रियलिज्म के हिसाब से? कल को देखो आपको भी ट्रंप जैसे लीडर के अनप्रिडिक्टेबलनेस का सामना करना पड़ सकता है। जब आप आईएफएस बनोगे तो हो सकता है उस समय कोई ऐसा लीडर हो जो ट्रंप की तरह इंपल्सिव हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, तो उसको आप कैसे डील करोगे? समझ गए? तो अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, म्युनिसिपैलिटीज के फिस्कल आर्किटेक्चर में क्या कमी है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना आप एक पैराडॉक्स को समझो। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। देखो आज अर्बन इंडिया यानी हमारे जो शहर हैं वो देश की जीडीपी का ना लगभग 2/3 यानी 66% जनरेट करते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु ये देश के इकोनॉमिक इंजन हैं। लेकिन देखो अगर आप इन शहरों को चलाने वाली म्युनिसिपैलिटीज की बैलेंस शीट देखोगे ना, बिल्कुल खस्ता हालत में है। आर्टिकल ना एक शॉकिंग डेटा देता है। हमारे शहर देश का इवन लेस देन 1% रेवेन्यू कंट्रोल करते हैं। सोचो 65% जीडीपी बना रहे हैं देश की, लेकिन 1% टैक्स भी उनके हाथ में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो इनएफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें काम करना नहीं आता। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो फिस्कल आर्किटेक्चर है वही गलत है। आप बोलोगे सर ये बड़े बड़े कीवर्ड्स यूज मत कीजिए। फिस्कल आर्किटेक्चर का मतलब क्या है आप ये बताइए।
सिंपल भाषा में समझिए, फिस्कल आर्किटेक्चर राइटर गलत तो बोल रहे हैं। फिस्कल आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ये है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां खर्चा होगा और इसका पावर किसके पास होगा, इसका इन सब चीजों का जो पूरा डिजाइन है ना, उसे बोलते हैं फिस्कल आर्किटेक्चर। और ये जो डिजाइन है ना, वही गलत है। हमारे शहर जो हैं वो आज किसके भरोसे जिंदा हैं? हमारे शहर आज इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर के ऊपर जिंदा हैं। मतलब कि आपको बताऊं, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट आ जाएगी, या फिर कुछ लोन लेना पड़ेगा, इसके दम पे वो अपना काम चला रहे हैं। तो राइटर बोलते हैं ये देखो अजीब सा उल्टा सिस्टम है। हमने ये जो टैक्स की पावर है ना, इसको पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया है। टैक्स इकट्ठा करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। ये उल्टा सिस्टम हो गया है। टैक्स इकट्ठा करने की पावर सेंटर के पास में, थोड़ी बहुत स्टेट के पास में, लेकिन जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर। हम म्युनिसिपैलिटीज को बोलते हैं आप वेस्ट मैनेज करो, आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाओ, आप क्लाइमेट चेंज से लड़ो, आप सड़कें बनाओ। लेकिन जब शहर ने पूछा साहब पैसा, तो बोल दिया जाता है ये तो हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितना देना है। तो ये तो वही बात हो गई, आपको जंग में लड़ने के लिए भेज दिया गया बट हथियार नहीं दिए गए। समझे? तो ये पूरा इंट्रोडक्शन राइटर देते हैं। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं ये देखो उल्टा सिस्टम। उल्टा सिस्टम मतलब पिकुलियर इन्वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। अब ना मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं। आप याद करो 1992 में हम लाए थे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसने ना म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था। मतलब इससे पहले तो संविधान में म्युनिसिपैलिटीज का जिक्र ही नहीं था। कोई राज्य म्युनिसिपैलिटी बनाता, कोई नहीं बनाता, लेकिन संविधान में जब म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बोल दिया गया तो फिर तो हर राज्य के लिए म्युनिसिपैलिटीज को गठित करना कंपलसरी हो गया। और इन्हें बोला गया थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस। 18 जो सब्जेक्ट्स थे इनके हवाले कर दिए गए। लेकिन देखो ये सपना ना अधूरा रह गया, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज को फंक्शंस तो दिए गए लेकिन फाइनेंस नहीं दिया गया, पैसा नहीं दिया गया और फंक्शनरी नहीं दिए गए। फंक्शनरीज मतलब इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए इनको स्टाफ नहीं दिया गया। तो इस प्रॉब्लम को ना और गहरा किया एक नए टैक्स ने। वो टैक्स क्या था? वो टैक्स था जीएसटी। वो टैक्स क्या था? जीएसटी। पहले क्या होता था? जीएसटी से पहले शहरों के पास में ना अपने रेवेन्यू सोर्स थोड़े ठीक ठाक होते थे। जैसे सबसे पहले था ओक ट्री टैक्स। ओक ट्री टैक्स मतलब चुंगी कर। जब कोई ट्रक सामान लेकर शहर की सीमा में एंटर करता तो उस पर एक टैक्स लगता था। जैसे बीएमसी एशिया की रिचेस्ट म्युनिसिपैलिटी है, बॉम्बे वाली, उसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ओक ट्री टैक्स से आता था, चुंगी टैक्स से आता था, हजारों करोड़। इसके अलावा एंट्री टैक्स भी था, लोकल सरचार्ज थे। लेकिन 2017 में जब जीएसटी आया ना, तो वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट तो अच्छा था, लेकिन ना इसने शहरों के ये सारे जो रेवेन्यू सोर्स थे ना, वो मर्ज कर दिए जीएसटी में। आर्टिकल कहता है इससे ना इंडियन सिटीज ने अपना 19% खुद का रेवेन्यू का जो सोर्स था ना, वो खो दिया। वादा किया गया था कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, लेकिन वो कंपनसेशन ना स्टेट्स को मिला। वो कंपनसेशन स्टेट्स को तो मिला, स्टेट से म्युनिसिपैलिटीज तक नहीं पहुंचा। ये दिक्कत हो गई। तो जो पहले से गरीब थे वो और गरीब हो गए, जो सिटीज पहले से गरीब थी वो और गरीब हो गई। उनकी डिपेंडेंस स्टेट के ग्रांट के ऊपर, सेंटर के ग्रांट के ऊपर और ज्यादा बढ़ गई। अब ना सिटीज जो हैं, बड़ी बड़ी सिटीज जैसे बेंगलुरु हैं, ये ना शहरों के सामने और सेंटर के सामने भिखारी बन गई हैं। दे दो भैया, पैसा दे दो, पैसा दे दो, काम नहीं चल रहा है हमारा। अब उनका मन करता है तो थोड़ी बहुत भीख देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम आई ना, तो सबने एक नया रास्ता दिखाया। नीति आयोग ने भी बोला कि आप अपने बॉन्ड इशू करो। तो म्युनिसिपैलिटीज बॉन्ड हैं क्या? सारे बोलते तो हैं म्युनिसिपैलिटीज को अपने बॉन्ड इशू करने चाहिए। बेसिक समझो, म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड बेसिकली देखो एक लोन पेपर की तरह है। म्युनिसिपैलिटी कहती है मुझे 100 करोड़ चाहिए एक फ्लाईओवर बनाने के लिए, आप लोग मुझे पैसा दे दो, यानी मेरे बॉन्ड खरीदो, मैं आपको 5 साल बाद 8% के इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगी या लौटा दूंगा।
इन्वेस्टर पैसे लगाते हैं, शहर को प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिल जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, पुणे ने क्या किया, इंदौर ने क्या किया, ग्रीन बॉन्ड इशू कर दिए सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए कि आप हमें लोन दे दो, हम आपको 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल बाद पैसा लौटा देंगे। लेकिन ना राइटर एक बहुत जबरदस्त पॉइंट यहां पे उठाता है। राइटर बोलता है कि ना प्रॉब्लम ये है कि म्युनिसिपैलिटीज की ना क्रेडिबिलिटी है जीरो, इन पर कोई भरोसा करता नहीं है। इन्वेस्टर को लगता है यार हमने इस शहर की म्युनिसिपैलिटी को लोन दे दिया, इनके बॉन्ड परचेज कर लिए, ये म्युनिसिपैलिटी फेल हो जाएगी, इनके पास पैसा नहीं रहेगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि इन म्युनिसिपैलिटीज की जो क्रेडिट रेटिंग्स है बहुत ज्यादा लो है। अब क्रेडिट रेटिंग्स लो इसलिए भी हैं क्योंकि देखो इन म्युनिसिपैलिटीज का कमाई का सोर्स तो बहुत कम है, क्योंकि ये अपना काम चला रही हैं सेंटर और स्टेट से ग्रांट लेके, तो इनकी कमाई नहीं है ज्यादा, इनके खुद के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं है, तो रेटिंग तो कम होंगी ही। रेटिंग किस आधार पे आती है? रेटिंग आधार पे आती है कि आपके पास में रेवेन्यू कितना आ रहा है। रेवेन्यू इन म्युनिसिपैलिटीज के पास में आ ही नहीं रहा, तो रेटिंग तो इनकी कम होगी ही ना। रेटिंग कम होगी तो मतलब इन्वेस्टर कम रेटिंग के कारण बॉन्ड परचेज करेगा नहीं, मतलब इनको पैसा मिलेगा नहीं। तो ये दिक्कत है, समझ गए? और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखो ये है, वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाएं कहती हैं सिटीज को बनाओ सेल्फ रिलायंट, यानी आत्मनिर्भर बनाओ सिटीज को। लेकिन कैसे? दो तरीके हैं। वर्ल्ड बैंक और एडीबी कहते हैं सिटीज को सेल्फ रिलायंट बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स का जो कलेक्शन है ना वो आप सुधारो। दूसरा है यूजर पेज प्रिंसिपल आप लगाओ, मतलब यूजर्स जो जो सर्विसेज का लाभ उठा रहे हैं ना, इसके लिए उनसे पैसा लो, मतलब जो सर्विसेज इस्तेमाल करेगा वो पैसा देगा। सड़क पे लाइट लग रही है तो स्ट्रीट लाइट टैक्स दो, पानी आ रहा है तो पूरा बिल दो, सफाई हो रही है तो सैनिटेशन सेस दो। आर्टिकल कहता है ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ना ये इनएडुकेट भी है और अनजस्ट भी है, मतलब गरीब लोग तो दे नहीं पाएंगे। तो यूजर पेज द प्रिंसिपल तो देखो ठीक नहीं है क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। अगर अमीर लोग सिर्फ किसी सड़क का इस्तेमाल कर पाएंगे तो ये चीज़ गलत है। ये यूजर पेज द प्रिंसिपल वाला जो कंसेप्ट है ना उन देशों में काम कर सकता है जहां पे पर कैपिटा इनकम हाई है, डेवलप कंट्रीज में। इंडिया में काम नहीं कर सकता, आम आदमी पे बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और प्रॉपर्टी टैक्स से कोई भी सिटी इतना कमा नहीं सकती कि उसका काम चल जाए। तो फिर सॉल्यूशंस क्या हैं? मतलब वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट वाले सॉल्यूशंस तो यहाँ पे काम नहीं करते, तो फिर सॉल्यूशंस क्या हैं? तो राइटर देते हैं सॉल्यूशंस। सबसे पहले वो बोलते हैं फिस्कल कॉन्ट्रैक्ट को ना डेमोक्रेटाइज कर दो। फिस्कल कॉन्ट्रैक्ट को डेमोक्रेटाइज कर दो। क्या मतलब है इस चीज़ का? बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूँ। देखो हम सीख सकते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। वहां पे ना जो सिटीज हैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रोंग हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि वहां की म्युनिसिपैलिटीज के पास में पावर है डायरेक्ट इनकम टैक्स लगाने की। डायरेक्ट इनकम टैक्स लगाने की पावर्स है वहां के देशों में सिटीज के पास में। मतलब आपकी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा सीधा आपकी सिटी में जाए, आपकी सिटी की म्युनिसिपैलिटी के पास में जाएगा। आप गुड़गांव में काम कर रहे हो तो जो आपकी इनकम आ रही है छोटा सा हिस्सा जाएगा गुड़गांव की म्युनिसिपैलिटी के पास में। समझ गए? अब इसके फायदे देखो। एक तो होती है ट्रांसपेरेंसी। सिटीजन को पता है कि मेरा पैसा सीधा मेयर के पास जा रहा है और मेयर मेरी सिटी में विकास करवा रहा है। पहला फायदा ये हो रहा है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी। सिटीजन सीधा मेयर से सवाल पूछता है मेरे टैक्स के पैसे से सड़क क्यों नहीं बनी, मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो मेयर के ऊपर भी प्रेशर आएगा। तीसरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सिटी को पता है कि हर साल कितना प्रेडिक्टेबल पैसा उसके पास में आने वाला है, तो वो आने वाले 5-10 सालों की प्लानिंग कर सकता है। तो ये पहला सॉल्यूशन है, फिस्कल कॉन्ट्रैक्ट को डेमोक्रेटाइज कर दो, मतलब डायरेक्ट टैक्स में से एक छोटा सा पैसा जाए सिटी की म्युनिसिपैलिटी के पास में। दूसरा, म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड की बात तो सब करते हैं, लेकिन ना म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड्स को आप क्रेडिबल बनाओ। क्रेडिबल कैसे बनाओगे? जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो सेंटर और स्टेट से जो ग्रांट मिलती है ना उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो कहते हैं कि
तुमने कितना पैसा कमाया वो दिखाओ। तो इस वजह से रेटिंग इनकी होती है खराब। तो रेटिंग एजेंसीज को चाहिए कि म्युनिसिपैलिटीज को जो ग्रांट मिलती है ना उसको भी रिकॉग्नाइज करो, और शहर को पावर दो कि वो ना जीएसटी, स्टेट से मिलने वाला जो जीएसटी कंपनसेशन है ना, उसको कोलेटरल की तरह इस्तेमाल कर सके लोन लेने के लिए। अभी जो जीएसटी का कंपनसेशन स्टेट को मिलता है वो कोलेटरल की तरह इस्तेमाल कर सकें स्टेट्स, वो म्युनिसिपैलिटीज लोन लेने के लिए। तो ये दो चीजें करनी होंगी म्युनिसिपैलिटीज को हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। तो आर्टिकल एक बात बोलता है, मामला सिर्फ देखो अकाउंट्स का नहीं है, मोरल और पॉलिटिकल सवाल है ये। जो ग्रांट्स शहरों को मिलती है वो गिफ्ट नहीं है, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। जो रेवेन्यू शहर जनरेट करते हैं वो चैरिटी नहीं है, वो उनका हक है, वो उनका राइट है। असली रिफॉर्म तब शुरू होगा जब इंडिया ये एक्सेप्ट करेगा सिटीज आर नॉट कॉस्ट सेंटर्स, वो हमारी नेशनल प्रोस्पेरिटी के सेंटर हैं, फाउंडेशन हैं। समझ गए? तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारी सिटीज जो हैं वो स्मार्ट सिटीज नहीं बनेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इस बार इकोनॉमी के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला है ना, उसी से लेसन लेते हुए प्रताप भानु मेहता इस आर्टिकल में लिखते हैं कि इंडिया को अपनी नॉलेज में जो स्ट्रक्चरल डिस्कनेक्ट्स है ना उन्हें एड्रेस करना होगा। तो देखो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार का नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी में किसको मिला है, क्यों मिला है, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में 2-3 मिनट में कवर कर दूंगा ताकि कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर नहीं होते तो वो भी सुन लेंगे, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सुना है उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, ये मैंने आज कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश की थी एआई के थ्रू, और बढ़िया निकला तो सही रिजल्ट, लेकिन कहीं कहीं ना मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स लग रही हैं इनमें स्लाइड्स में, जैसे मिलेंगी, मतलब आप ध्यान से इनको पढ़ोगे ना थोड़ी थोड़ी एक आधी आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। खबर आपको पता ही है, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होविट, इनको इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार मिला है। और प्रताप भानु मेहता ये कहते हैं 2005 में जब वो नेशनल नॉलेज कमीशन में थे ना, तो उनको किसी ने इनकी बुक रिकमेंड की थी जोएल मोकिर की, और बुक का नाम था द गिफ्ट ऑफ एथीना। समझ गए? प्रताप भानु मेहता अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं नेशनल नॉलेज कमीशन में था और मेरे को किसी ने बोला था कि जोएल मोकिल की एक बुक है गिफ्ट ऑफ एथीना। कई बार यूपीएससी बुक्स के बारे में पूछ लेती है, गिफ्ट ऑफ एथीना बुक किसी ने रिकमेंड की थी। क्योंकि देखो जो ये जोएल मोकिर है ना, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट नहीं है, मतलब जैसे इकोनॉमिस्ट ग्राफ और मैथ में उलझे रहते हैं ना, नहीं, ये जोएल मोकिर ना हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स की आइडियाज की बात करते हैं। तो प्रताप भानु मेहता ये कहते हैं ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ना एक लाइन बोलते हैं, इट इज द इंसेंटिव्स स्टूपिड। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए ना तो उसके लिए पैसा बढ़ा दो, इंसेंटिव दे दो। अगर आपको ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए तो इंजीनियर्स की सैलरी बढ़ा दो। अगर ज्यादा इनोवेशन चाहिए तो पेटेंट्स से पैसा दे दो, डिमांड बढ़ाओ, सप्लाई अपने आप आ जाएगी। ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट है ना यही बात बोलते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का कहना है जो चीज आपको चाहिए ना पैसा बढ़ा दो, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। इंसेंटिव बढ़ाओ, वो चीज अपने आप आ जाएगी। मार्केट में आप इवैल्यूएशन के, कॉपी इवैल्यूएट करने के रेट बढ़ा दो, अपने आप इवैल्यूएटर्स की लाइन आपके सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन जोएल मोकिर बोलते हैं ये बकवास है, नॉलेज ऐसे काम नहीं करता है। जोएल मोकिर ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट से अलग लाइन लेते हैं, वो बोलते हैं ये चीज बकवास है, नॉलेज समाज में ऐसे नहीं क्रिएट होती है कि आप इंसेंटिव क्रिएट कर दो और अपने आप उस चीज की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। नहीं, मोकिर कहते हैं आप ना R&D पे करोड़ों रुपए फेंक सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अगला आइंस्टाइन मिल जाएगा। नहीं, नॉलेज कोई पानी का नल नहीं है, जैसे ही आपने पैसा डाला वैसे ही आप खोलोगे तो नॉलेज आ जाएगी। मोकिर ने अपनी एक जबरदस्त किताब का नाम है द लीवर ऑफ रिचीज, इनकी दूसरी किताब है लीवर ऑफ रिचीज। जोएल मोकिर ना अपनी इस किताब में बोलते हैं हम सब ने सुना है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब जरूरत आविष्कार की जननी है। मोकिर कहते हैं नहीं, नेसेसिटी इज नॉट मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत तो सबको है, अफ्रीका में जाइए आप, गरीबी हटाने की जरूरत है,
इंडिया में साफ पानी की जरूरत है, तो इनोवेशन क्यों नहीं आ रहा है? तो मोकिर कहते हैं नेसेसिटी के साथ साथ कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू नेसेसिटी भी होना चाहिए। यानी उस जरूरत को पूरा करने की आपके पास में ना कैपेसिटी होनी चाहिए, और ये कैपेसिटी पैसों से नहीं आती, ये एक अलग चीज से आती है जिसे अब हम डिस्कस करेंगे। बढ़िया ना, इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे बहुत मजा आता है ऐसे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने में। ठीक है, अब देखो दो टाइप की नॉलेज होती है, ये तो हमने डिस्कस किया ही था पहले, फिर भी बता देता हूं। दो तरह की नॉलेज होती है, एक प्रपोजिशनल नॉलेज, एक प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। प्रोपोजिशनल नॉलेज मतलब व्हाट, यानी पूरा साइंस है, नेचर के नियम। जैसे देखो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचती है, ये सब क्या है? ये सब है व्हाट, यानी प्रपोजिशनल नॉलेज। ये डिस्कवरी है, इसका इमीडिएट कोई यूज नहीं है, ये बस ज्ञान है। दूसरी है, ये देखो यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रिस्क्रिप्टिव में स्पेलिंग मिस्टेक है। दूसरी है प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज, ये है हाउ नॉलेज। ये देखो प्योर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या टेक्निक है। एग्जाम्पल, स्टीम इंजन कैसे काम करता है, वैक्सीन कैसे बनता है, ये इन्वेंशन है, ये मतलब हाउ टू गाइड है। ये है प्रिस्क्रिप्टिव, चीजें कैसे काम करती हैं, हाउ, और ये व्हाट, चीजें होती कैसे हैं, मतलब साइंस के नियम। तो जैसा जोएल मोकिर ने कहा था कि पिछले 2000 सालों में ना, शुरुआत के 1800 सालों में वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकी, लेकिन 1800 के बाद में इकोनॉमी एकदम से हॉकी स्टिक की तरह ग्रो कर गई। क्यों ग्रो कर गई? क्योंकि देखो जब यूरोप में इनलाइटमेंट आया ना, तो ये दोनों नॉलेज आपस में मिल गई, हाउ एंड व्हाट, चीजें कैसे काम करती हैं और चीजें क्यों होती हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है, साइंस के नियम और चीजें कैसे काम करती हैं, दोनों नॉलेज आपस में मिल गई, और इसकी वजह से बहुत से नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए और वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो कर गई। समझ गए? ये हमने डिस्कस किया था, दोबारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो अब फिर से प्रताप भानु मेहता आते हैं उन दिनों की तरफ जब वो नॉलेज कमीशन के मेंबर थे, जब उन्हें ये बुक दी गई थी। उनके दोस्त ने कहा था ये इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट बुक है। तो क्योंकि देखो इंडिया की सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है वो यही है, हमारे यहाँ पे ना साइंस और इंजीनियरिंग के बीच में ना एक बहरी खाई है। हमारा जो प्रपोजिशनल नॉलेज है ना वो आगे भाग रहा है, हम पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज है ना वो पीछे रह गया है। ये दोनों देखो आपस में ना बात नहीं कर रहे हैं। जैसे लैब और फैक्ट्री के बीच में ना डिस्कनेक्ट है, लैब और फैक्ट्री के बीच में डिस्कनेक्ट है। लैब में नए नए साइंस के नियम हमारे साइंटिस्ट पता कर रहे हैं, लेकिन ना नई नई चीजें लैब्स में पता लग रही हैं, वो कॉमर्शलाइज नहीं हो पा रही हैं, वो प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में नहीं आ रही हैं। ऐसा राइटर बोलते हैं लैब और फैक्ट्री में डिस्कनेक्ट है। डिस्कवरी हम करते हैं, लेकिन उस डिस्कवरी का हम फायदा नहीं उठा पाते। फायदा तब उठा पाएंगे ना उस डिस्कवरी का यूज करके कोई एप्लीकेशन मार्केट में लाएं, कोई प्रोडक्ट मार्केट में हम लाएं। समझ गए? तो आप खुद सोचो, हमारे आईआईटीज में इतने ब्रिलियंट रिसर्च होती है, लेकिन लुधियाना या फिर तिरुपर में एक छोटी फैक्ट्री है, एमएसएमई है, आज भी वो 20 साल पुरानी मशीनरी यूज कर रही है। क्यों? जब आईआईटी आईआईएससी में इतनी बढ़िया बढ़िया रिसर्च हो रही है, मशीनें तो हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। तो व्हाट हमारे पास में है, लेकिन वो हाउ तक पहुंच नहीं रहा है। करें कैसे? इस व्हाट का साइंस के नियम पता लग गए, रिसर्च हो गई, लेकिन इसका फायदा कैसे उठाएं, वो हमारे पास में ज्ञान नहीं है, मतलब कर नहीं पा रहे हैं हम। अब देखो आज के समय में ना आपको ना और ट्विंस मिल जाएंगे, जैसे इसरो या कोई नया एआई सेंटर, हम इस पे खुश हो जाते हैं, लेकिन देखो ये एक्सेप्शन है। भाई इसरो बढ़िया काम कर रहा है, कोई नया एआई सेंटर बना है, ये एक्सेप्शंस हैं। ये एक सस्टेन्ड कल्चर ऑफ इनोवेशन नहीं है। इंडिया जुगाड़ में अच्छा है, बट सिस्टमैटिक इनोवेशन में हम कमजोर हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि फिर यूरोप ने ऐसा किस लिए कर लिया? यूरोप बढ़िया इनोवेशन कैसे लेके आ पाया? तो मोकिर ना अपनी बुक में ना, इनकी एक बुक है दूसरी, एक कल्चर ऑफ ग्रोथ, एक कल्चर ऑफ ग्रोथ,
तो ना दो कारण देते हैं यूरोप के ग्रो करने के मोकिर। सबसे पहले ये बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जब देखो यूरोप में इनलाइटमेंट आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उस समय ना यूरोप यूनिफाइड नहीं था, छोटे छोटे देशों में, राज्यों में बटा हुआ था। इससे ना यूरोप के छोटे छोटे राज्यों के बीच और देशों के बीच में ना कंपटीशन पैदा हो गया था। एक दूसरे से वो कॉम्पीट करते थे बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर एक साइंटिस्ट को चर्च ने इटली में परेशान किया तो वो प्रोटेस्टेंट हॉलैंड भाग जाता था, क्योंकि उसके पास में ना टैलेंट के ऑप्शंस थे, मतलब कहाँ मेरा टैलेंट यूटिलाइज हो सकता है, उसके पास में ऑप्शंस थे। तो ये पहला कारण था कि यूरोप में बढ़िया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। दूसरा कारण मोकिर देते हैं यूरोप में बढ़िया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, रिपब्लिक ऑफ लेटर्स। ये सबसे कमाल की चीज है। यूरोप में देखो बॉर्डर अलग अलग थे, राजा अलग थे, लेकिन यूरोप में जो आइडियाज थे वो बॉर्डरलेस थे। आइडियाज बॉर्डरलेस थे। पूरे यूरोप के साइंटिस्ट, फिलोसफर्स एक दूसरे को लैटिन में लेटर्स लिखते थे। एक कॉमन इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी। तो ये कॉम्बिनेशन कि एक तरफ कंपटीशन था पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के कारण, मतलब यूरोप अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था तो कंपटीशन था बढ़िया इनोवेशन लाने का, और दूसरा फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। एक राज्य के साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से जुड़े हुए थे, आइडियाज लेटर के थ्रू शेयर करते थे। तो ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन था ना, इससे यूरोप में जबरदस्त ग्रोथ का कल्चर देखने को मिला। लेकिन अब प्रताप भानु मेहता आते हैं इंडिया पे। वो कहते हैं देखो यूरोप में तो ये चीजें अच्छे से काम की, लेकिन आप हमारा देखिए, इंडिया में भी तो फ्रेगमेंटेशन था। इंडिया में भी तो उस समय 18वीं शताब्दी में मुगल, मराठा, राजपूत और नीचे साउथ में अलग अलग किंगडम्स थे। और देखो इंडिया में भी आइडियाज उस समय फ्री फ्लो होते थे। मतलब एक एग्जांपल भी देते हैं राइटर, जैसे बंगाल में ना उस समय एक जगह थी नवादीपा। जो जगह थी ना, वो स्कॉलर्स का अड्डा बन गई थी। वहां पे स्कॉलर्स और उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट थे यानी ग्रंथ थे पूरे इंडिया में फैल रहे थे। हर दूसरे राज्य में वहां के जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो पहुंच रहे थे। तो इंडिया में भी अगर फ्रेगमेंटेशन था यूरोप की तरह, इंडिया में भी आइडियाज का फ्री फ्लो हो रहा था, तो फिर हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? यहां पे फिर प्रताप भानु मेहता ना एक दुखद सच बताते हैं। प्रताप भानु मेहता कहते हैं हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री में और हमारी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में, दोनों में गैप्स हैं। हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री में और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, कमियां हैं, और हम खुद को ठीक से डायग्नोज ही नहीं कर पाए। हमने देखो अपनी हिस्ट्री को ना इस नजर से पढ़ा ही नहीं। बात तो देखो प्रताप भानु मेहता बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, हम बस एक चीज पढ़ लेते हैं कि 1857 में अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। हम बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ते ही नहीं है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री इंडिया की कैसी रही, क्या किन चीजों ने काम किया, किन चीजों ने नहीं किया, इनोवेशन आई तो क्यों नहीं आई। चीजों को डीप में हम पढ़ते नहीं हैं। मतलब जैसे जोएल मोकिर ने इतना रिसर्च किया और चीजों का पता लगाया, हमारे देश में जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतना डीप में हिस्ट्री को लेते नहीं है ताकि हम कमियों को डायग्नोज कर सकें, कमियों का पता लगा सकें। अब देखो सरकार जो है वो इनोवेशन में अच्छी नहीं होती, वो विनर्स पिक नहीं कर सकती। जैसे चाइना की एग्जांपल देते हैं, चाइना ने पहले इनोवेशन को दबा दिया था, पहले का चाइना, लेकिन आज का चाइना देखो आप, आज का चाइना फोर्सफुली हाउ एंड वाई को एक साथ ला रहा है। चाइना में जबरदस्त इनोवेशन आ भी रही है, लेकिन देखो हम सिर्फ कई बार थोड़ा बहुत इंसेंटिव देने की सोचते हैं कि हाँ इंसेंटिव दे दो, आर एंड डी के लिए तो चलो पैसा हम देते ही नहीं है। कहीं कहीं हम ये सोचते हैं कि इंसेंटिव बढ़ा दो, अपने आप नॉलेज क्रिएट हो जाएगी। नहीं होगी भाई, आपको पूरा इकोसिस्टम ठीक करना पड़ेगा। आपको पूरा इकोसिस्टम ठीक करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। आज देखो हमारे देश में स्टार्टअप के नाम पे बढ़िया जो स्टार्टअप आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? जोमेटो आ गया, खाना बांट दिया, स्विगी आ गया। हमारे देश में मेटा कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी जैसे इनोवेशन क्यों नहीं होते? सबसे बड़ी दिक्कत है ये तब होंगे जब हम व्हाट एंड हाउ को आपस में मिलाएंगे। तो इस पे सरकार को स्पेशल ध्यान देना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।
लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित। जो हमने अच्छा सा आर्टिकल डिस्कस किया था ना, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। 150 वर्ड्स में आंसर देना है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।